सीआईडी पुलिस ऑफिसर हूँ। मैं अपने साथ पढ़ने वाली एक लड़की से बहुत प्यार करता था। फिर वो मुझे छोड़कर चली गई। उसके जाने के बाद मैं बहुत टूट गया और मैंने शादी ना करने का फैसला ले लिया। फिर मैं पूरी तरह से अपने काम में डूब गया। एक बार मैं एक सीक्रेट मिशन पर था। तब एक लड़की मेरे पास आई और मुझसे ज़बरदस्ती शादी करने को कहने लगी। मैंने मना कर दिया तो उसने गन निकाल ली। मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था। जब मुझे उसकी सच्चाई पता चली तो मेरे होश उड़ गए। एक बार एक सीक्रेट मिशन के तहत मैं एक साइकिल के पंचर ठीक करने की दुकान पर काम करने लगा। काम करते करते मुझे 3 महीने हो गए। एक रात को मैं दुकान पर अकेला बैठा था और दुकान का मालिक कहीं गया हुआ था। तभी एक लड़की मेरे पास आई और बोली, आप चलिए मेरे साथ। मैं हैरान होकर पूछा, कहाँ और आप हैं कौन? उसने जवाब दिया, मैं सामने के मकान में रहती हूँ। आप मुझे कहाँ ले जाना चाहती हो? मेरी दादी की तबीयत बहुत ख़राब है और चाहती हैं कि मेरी शादी उनके सामने हो जाए। प्लीज़ आप चलिए और उनके सामने मुझसे शादी कर लीजिए। यकीन मानिए नकली शादी होगी, असली शादी नहीं होगी। कोई ज़बरदस्ती है। मुझे नहीं करनी तुमसे शादी। प्लीज़ मेरी बात मान लीजिए। मैं बहुत मजबूर हूँ। मेरी दादी की एक ही इच्छा है, वह बहुत बीमार है। प्लीज़ एक छोटा सा नाटक तो करना है। तुम जाओ यहाँ से। मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला, कुछ भी। देखिए मेरे जीने और मरने का सवाल है। अगर आप नहीं चले तो मैं अपने आप को शूट कर लूँगी। यह कहकर उसने गन निकाल ली। ऐसा नहीं कर सकती हो तुम। मैं ऐसा ही करूँगी। मैंने कहा ना, यह मेरी दादी की अंतिम इच्छा का सवाल है। प्लीज़ आप मेरे साथ चलिए। नाटक ही तो करना है, सिर्फ उनको दिखाने के लिए शादी करनी है। फिर आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते। यहाँ कोई और है ही नहीं। नहीं तो मैं आपको परेशान नहीं करती। मैंने छीना झपटी करके उससे रिवॉल्वर छीनने की बहुत कोशिश की, परंतु उसने बंदूक कभी मुझ पर और कभी खुद पर तान ली। उसका कहना था कि अगर आप नहीं चलेंगे तो या तो मैं खुद मर जाऊंगी या आपको मार दूंगी। प्लीज़ चलिए। वह गिड़गिड़ा रही थी और एक समय ऐसा आया जब वह बहुत भयानक गुस्से में आ गई। उसने एक फायर भी किया हवा में। अब मैं मजबूर था। उसने मेरी पीठ में रिवॉल्वर लगा रखी थी और मुझे धकेलते हुए अपने घर की तरफ लेकर गई। मेरी पंचर की दुकान वैसे ही सूनी पड़ी थी और वह बिना मालिक के सूनी ही पड़ी रही। मकान के नाम पर 2 कमरे थे। घुसने के साथ ही बड़ा कमरा था जिसमें टूटे फूटे पलंग पर एक बुढ़िया लेटी हुई थी जो उस लड़की को भयानक गालियां दिए जा रही थी। अरे करमजली, तू क्यों नहीं मर गई उन लोगों की जगह? तुझे ब्याह दूं तो मुझे चैन आए। मेरा भगवान के घर से बुलावा तभी आएगा जब तुझे ब्याह दूंगी। उसकी अमानत उसे सौंप दूं तो चैन आना है। अरे नागिन, सबको खा गई, क्या मुझे भी खाएगी? ब्याह कर ले, मेरा पीछा छोड़। भगवान मौत भी नहीं देता, ना जाने कब पीछा छोड़ेगी। दादी की गालियां सुनकर मैं हैरान था। सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था। अम्मा, यह आ गए और देखो हम शादी भी कर रहे हैं। उसने झटपट पास रखे झोले में से माता जी की चुन्नी निकाली और सिर पर डाली और बुढ़िया से बोली, देखो मैं तो तैयार भी हो गई। बुढ़िया ने गौर से देखा। ठीक से दिखाई नहीं देता था शायद, पर उसकी आंखों में तो जैसे चमक आ गई। तू आ गया बेटा, ब्याह कर ले बेटा, तो मैं जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊं। अरे हवन कहाँ है? आग तो जला। उसने तुरंत चूल्हे में से लकड़ी निकाली। हवन कुंड कहाँ था? वहाँ 2 ईंट रखी और उस पर लकड़ी जलाकर रख दी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान उसकी रिवॉल्वर मेरी पीठ से हटी नहीं थी और मैं मूर्खों सा जो हो रहा था उसे देख रहा था। शायद दिमाग काम नहीं कर रहा था इस विचित्र परिस्थिति में। आग जली, हमने फेरे लिए। अम्मा ने गले में से पड़ी माला निकाली और उसका हाथ मेरे हाथ में देकर कन्यादान किया। उसके बाद वह बहुत ही निश्चिंत होकर सो गई।
यह सब होने के बाद उस लड़की ने मेरे हाथ जोड़े और कहा, अब आप जा सकते हैं। क्या था यह जो करीब 20 मिनट में मेरे साथ घट गया था? कैसे मैं उसके कमरे से निकला और वापस अपनी दुकान पर आकर बैठ गया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ना जाने कितनी देर तक बैठा रहा, बस ही झंझोड़ रहा था, बीनू भैया भैया हवा टाइट कर दो, ठेके पर जा रहे हैं, रास्ते में अगर ससुर ने धोखा दे दिया तो बड़े फजीते हो जाएंगे। मैं तो जैसे होश में नहीं था, भयानक गुस्सा आ रहा था। बंसी से बोला, कहाँ जा रहे हो तुम? ठेके पर, और कहाँ? आज तो मुझे भी चलना पड़ेगा शायद। अरे शायद, पक्का चलो ना, हम तो रोज़ कहते हैं तुमसे, तुम ही नहीं मानते। चलो एक से भले दो, आज तो पीने का भी मज़ा आएगा। और भी ना जाने क्या क्या कहता रहा। मैं उसके साथ शराब की दुकान पर चला गया और उसी ने जब मंगानी शुरू की तो ना जाने कितने पेग पिए। मुझे कुछ भी होश नहीं था। जब होश आया तो बुढ़िया के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी और वह आधे अधूरे कपड़ों में एक कोने में दोनों पैरों के बीच में सिर डालकर बैठी थी या सो रही थी। मेरा सिर चकरा रहा था। मैं उठा, अपने कपड़े पहने, मटके में से पानी लिया और मुंह धोया। उसे देखता हुआ बाहर निकल गया। दुकान पर आकर मोड़े पर बैठा और शाम की बातें याद करने लगा। दिमाग पर जोर देने पर बस इतना ही याद आया कि बंसी बड़ी मुश्किल से मुझे टांग कर दुकान पर छोड़ गया था। और फिर यह याद आया कि मैं उससे कह रहा था, जो तुम्हें करना था वह तुमने कर लिया, अब इस रस्म को निभाने की मेरी बारी है। वह मेरे सामने गिड़गिड़ा रही थी और मैं उसकी कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं था। 3 महीने में जितनी जानकारी मैं जुटा सकता था होटल पर दबिश देने के लिए काफ़ी थी। बहुत सारे अनैतिक कार्य हो रहे थे वहाँ और अंडरवर्ल्ड से भी काफ़ी जुड़ाव था। मैं 2 दिन पहले ही अपनी रिपोर्ट आगे पहुँचा चुका था कि आज यह घटना घट गई थी। मुझे अपने व्यवहार पर बेहद ही शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। मैं ऐसा कैसे हो सकता था? क्या किया यह? क्या कर दिया मैंने? मेरी भेजी गई रिपोर्ट का जवाब मिला कि हमें सिर्फ होटल मालिक को नहीं, पूरे गिरोह को पकड़ना है। तो अब मुझे उस होटल में जाकर काम करना होगा। बॉस मेरे काम से काफ़ी खुश थे। साइकिल की दुकान पर नया प्लेसमेंट हो गया था और मैं पूरी तरह से अपना लुक चेंज करके होटल में नौकरी पाने में सफल रहा। इंटरव्यू के समय थोड़ी सी इंग्लिश की बदौलत मेरी हैसियत वेटर से ज़्यादा थी। धीरे धीरे सब सेट होने लगा था। होटल जैसे कि बाहर से दिखाई देता था वैसा ही अंदर से भी था। जानने वाला ही समझ सकता था कि वहाँ क्या क्या हो रहा था, पर सब कुछ अच्छा था। बहुत जल्दी मैंने नब्ज पकड़ ली और रिपोर्ट आगे बढ़ा दी। होटल में आए करीब 5 महीने हो गए थे। मैं होटल से बाहर भी नहीं निकलता था। दिन भर काम के बाद वहीं के सर्वेंट रूम में सो जाता था। कभी कभी मेरा प्लेसमेंट जो पंचर की दुकान पर था आ जाता था और थोड़ी बात हो जाती थी। एक शाम को होटल के कॉरिडोर में दिखाई दिया। मैंने इशारे से उससे पूछा कि इस समय यहाँ कैसे। उसने मुझे साथ आने का इशारा किया और तेज़ी से बाहर निकल गया। मैं होटल के मैनेजर को कुछ ज़रूरी काम है का हवाला देकर 1 घंटे की छुट्टी लेकर बाहर आ गया। बाहर आकर ऑटो किया और हमारे मिलने की निश्चित जगह पर पहुंच गया। हमारे बॉस पहले से ही वहां थे। ऑपरेशन कल ही था जिसकी जानकारी देने और रूपरेखा समझाने के लिए हमें बुलाया गया था। सब कुछ निश्चित हो जाने के बाद मैंने उससे पूछा कि तुम आज शाम को कैसे फ्री हो गए। वह बोला, आज तो मेरी दुकान की छुट्टी हो गई है। मैंने पूछा कैसे? वह मेरी दुकान के सामने एक घर है ना, झोपड़े जैसा, वहाँ कोई बूढ़ी मर गई है। आज ना जाने कितने दिनों बाद मुझे उसकी याद आई। मुंह से ओह निकला पर उसके सामने कोई भाव व्यक्त नहीं किए। मैं सोच रहा था कि जिस दादी की इच्छा के लिए उसने उस दिन वह सब कुछ किया था वही आज नहीं रही थी। अब वह क्या करेगी? मैंने पूछा, और कौन रहता है उस घर में? वह बोला, उसकी दादी की एक पोती है।
जो गर्भवती है, सुबह सुबह फूलों की दुकान लगाती है मंदिर के बाहर, और तो कोई नहीं रहता वहाँ, क्या गर्भवती है? हाँ, बड़ी दुखियारी है बेचारी। आप भी तो जानते होंगे, जब आपका प्लेसमेंट वहाँ था मैं कुछ बोल नहीं पाया। सुबह ही ऑपरेशन था और बहुत सी तैयारियां करनी थी। ऑपरेशन उम्मीद से ज़्यादा सक्सेसफुल रहा। सभी अधिकारियों ने जीत का सेहरा मेरे सिर पर ही बांधा। बहुत बड़े अपराधी गैंग को पकड़ा था और बहुत से हथियारों के साथ मादक पदार्थ का जखीरा भी पकड़ा था। और यह बहुत बड़ी बात थी कि पूरा गैंग एक ही जगह पर था, जिसकी कई वर्षों से तलाश थी। आज वापसी थी एक छोटे से गेट टुगेदर के बाद। मुझे अपने शहर लौटना था। बहुत अच्छी पार्टी के बाद मेरा ड्राइवर कार में सामान रख रहा था। सभी से बाय बोलने के बाद हम निकल गए। पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कुछ छूटता जा रहा है। दिल में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा था। मन कर रहा था कि बुक्का फाड़ कर रो लूं। क्या करूं क्या नहीं, डिसीजन नहीं हो पा रहा था, पर आखिर में दिल जीत गया। मैंने ड्राइवर को गाड़ी मोड़ने को कहा। लोकेशन बताते हुए मैं उसके घर पर पहुंच गया। दरवाज़ा खटखटाने पर उसने दरवाज़ा खोला। पहचान नहीं पाई, बोली, बोलिए क्या काम है? मैंने उसकी ओर देखा और अंदर नज़र घुमाई कि कुछ ज़रूरी सामान हो तो एक अटैची के अलावा सब फालतू था। अटैची में भी क्या था मुझे नहीं पता था, पर अटैची उठाई, उसका हाथ पकड़ा और खींचकर लाकर कार में बैठा दिया। वह चिल्लाती रही। मैंने ड्राइवर से कहा चलो, मैं पीछे ही बैठा था। वह डर रही थी और उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। मैंने अपने जेब से पिस्टल निकाली और कहा, गन पॉइंट पर लेना सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता है। मैं तुम्हें नहीं, अपने होने वाले बच्चे को लेकर जा रहा हूँ। वह इस नर्क में जन्म नहीं ले सकता। मेरा तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह अवाक सी मेरा मुंह देखते रह गई, शायद पहचानने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद वह बिल्कुल शांत हो गई। 6 घंटे के सफ़र में उसने एक भी शब्द नहीं कहा। सुबह सुबह हम लोग दिल्ली पहुँचे। यह तो तय था कि घर नहीं ले जा सकता था। ऑफिस के ही मेरे रूम में उसे बिठा दिया। दिन भर में ऑफिसर सर से बात करके मेरे लिए अलॉट हुआ क्वार्टर उसका रैन बसेरा बना दिया। उसे वहाँ शिफ्ट करके मैं घर चला आया, जहाँ माँ मेरा इंतज़ार कर रही थी। माँ के ढेर सारे सवालों का जवाब देकर, इतने अनुराग से बनाए हुए उसके खाने को खाकर मन तृप्त हो गया। थोड़ी देर उनकी गोदी में सर रखकर लेटा रहा। फिर जब लगा कि माँ को भी नींद आ रही है, तो उन्हें उनके कमरे में छोड़कर मैं सोने चला गया। बिस्तर पर लेटते ही वह याद आ गई। क्या कर रही होगी वह? नया शहर, नए लोग, नई भाषा, किसी को जानती भी नहीं। अकेली लड़की, कुछ सिहरन सी हो आई। आज तो खाने का काम ऑफिस से हो गया था, पर मुझे पता था कि सुबह को चाय के लिए दूध के पैसे भी उसके पास नहीं होंगे। चाय बनाने का भी राशन उसके पास नहीं था। कुछ सोचकर मैं सो गया। सुबह जल्दी उठा और बाइक लेकर निकल गया। क्वार्टर पर जाकर बेल बजाई। बड़ी पूछताछ के बाद उसने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखें देखकर लगा कि शायद रात भर सोई नहीं है, और आंखों के आसपास की सूजन से उसके रोने का प्रमाण भी मिल गया। रास्ते में जो थोड़ा बहुत सामान मैंने खरीदा था वह उसे दिया, और चाय और ब्रेड, थोड़ा नाश्ता उसके सुपुर्द किए और कुछ रुपये भी दिए। बिना बात किए मैं वहाँ से निकल गया।